Python is nothing but Python is a programming language. Then we can clearly say that actually which particular language has ability to communicate with computer system. जैसे आपने बताया कि एक ऐसा लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सके and which help us to automate our task, that is called programming. So if you are saying that Python is a programming language means what? Python ability to communicate with computer system and it's also ability to automate your task. Because of this Python is called programming language. Yeah, these all languages which have ability to like do this type of work, that is called programming language. है ना? तो ये ना इम्पोर्टेंट फैक्टर है. आप इंग्लिश हिंदी सब बातें ठीक है ना, लेकिन हमें ये टेक्निकल रीजन देना होगा. आप देखें जैसे आप ब्लिंकिट पे या किसी भी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करते हैं या व्हाटएवर करते हैं, तो जो इंटरनल प्रोसेस होता है, क्या कोई मैनुअली पर्सन, जैसे आप लेट से ब्लिंकिट से कुछ ऑर्डर करते हैं, तो क्या कोई मैनुअली पर्सन लिखता है 1 kg शुगर, 1 kg 1 लीटर दूध, भी मैनुअली लिखता नहीं है. सारे काम ऑटोमेटिक होता है. इवन आपकी जो पेमेंट आप करते हो वो भी टोटल ऐड करके ऑटोमेटिकली इंटरनली सारा काम हो रहा होता है. नहीं, आप पेमेंट जो करते हो पेमेंट गेटवे से जो पेमेंट रिसीव्ड होता है उनके पास, और आप जो पेमेंट डेबिट का होता है आपके अकाउंट से, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली इंटरनली चलता है. आपको सिंपली यूपीआई आईडी डालना होता है, ये सब आपको मैनुअली यहाँ से पैसा वहां नहीं पहुंचाना होता. ये जो जितने भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिसमें इस तरह के वर्क हो रहे हैं, दिस ऑल आर कॉल्ड प्रोग्राम. समझ में आया हम सभी को ना? दिस ऑल आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी. नाउ सेकंड पॉइंट इज दैट, जैसे हमने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकंड स्टेटमेंट जैसे कि जनरली लोग कहते हैं कि पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. तो पॉइंट इज दैट व्हाई पाइथन इज हाई लेवल. इफ एनी आइडिया एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाई पाइथन इज हाई लेवल? क्या बताएं कोई, व्हाई पाइथन इज हाई लेवल? यस, कनिष्क अगेन. यस, नाउ यू आर एडेबल. और क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को? व्हाई पाइथन इज हाई लेवल? So actually just think out. Actually, we have a multiple language. Actually, मैं आपको आइडिया दे दूं. There are three type of languages: high level, low level, and middle level. तो आप हाई लेवल क्यों कह रहे हो, मिडिल लेवल क्यों कह रहे हो, लो लेवल क्यों कह रहे हो? इसके बीच डिफरेंस है. तो आई एम आस्किंग अबाउट दैट वन. व्हाई पाइथन इज हाई लेवल, व्हाई पाइथन इज फॉर लो लेवल. दीज आर द थिंग्स. क्यों ऐसा क्यों कन्फ्यूज बता रहा हूँ. देखो आप समझ लो. Python is called Python is a high level programming language. So why we are saying that Python is high level? There is a things happened here. जैसे कि कुछ लोगों ने बताया आप लोगों ने, बट स्टिल सम मिसिंग थिंग्स. एक्चुअली ना देखो, हाई लेवल, लो लेवल एंड मिडिल लेवल, इन जो कैटेगरी जो डिफाइन की गई है, इसके बैक एंड में ना पूरी की पूरी यूज है ट्रांसलेटर का, उस भी यहाँ पे डिसाइड किया.
तो जैसे पहले आज से 20 ईयर्स एगो यदि चल जाए, इफ यू आर गोइंग टू 20 ईयर्स एगो, इफ यू आर राइटिंग द कोड, जैसे लेट से हमने कोड राइट किया इस तरह से, मल्टीपल लाइन ऑफ कोड इस तरह से आपने यदि राइट किया, if you want to write the code in a programming, sorry, if you write the code, you need to write the code into binary format. जैसे पहले क्या होता था कि बाइनरी फॉर्मेट में कोडिंग करते थे, तो हम किस फॉर्मेट में करते थे? बाइनरी फॉर्मेट, है ना? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बाइनरी फॉर्मेट में राइट करते थे, किसमें करते थे? बाइनरी में। ऐसा क्यों? पहले यदि आज के 20 ईयर से यदि हम चले जाएं, तो जो कोडिंग होती थी वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज में की जाती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मशीन सिर्फ क्या समझता है? 0 एंड 1 के फॉर्मेट को सिर्फ क्या समझता है? 0 1। तो हमें यदि पाइथन से अपना टास्क करवाना है, तो वी नीड टू राइट कोड इन द 0 एंड 1 फॉर्म, तो सिर्फ 0 1 ही लिखना पड़ेगा। ये सुनो, ऐसा क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ अभी भी 0 1 को ही समझता है, अभी भी स्टिल यदि बात करें तो कंप्यूटर 0 1 को ही सिर्फ समझता है। ये सुनो, तो अब नाउ देखो, कंप्यूटर तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल है, क्या हम लोग इस लैंग्वेज के साथ कंफर्टेबल हैं? नो। एक्चुअली सब लेट्स से क्या, इफ यू वांट टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ टू नंबर 8 प्लस 4, तो इट इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी 1 0 0 एंड 4 इज आल्सो इन द बाइनरी फॉर्म 1 0 0 एंड रिजल्ट इज आल्सो इन द बाइनरी फॉर्म। तो क्या ये आपके लिए ये इजी है या डायरेक्टली 12 लिखना इजी है? ये डायरेक्टली इजी है। तो फिर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज क्यों करेंगे? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज वर्क को कन्वीनियंट बनाने के लिए किए, यहाँ तो कन्वीनियंट की जगह पे इनकन्वीनियंट हो रहा है, तो इसे यूज ही नहीं करेंगे, ये सोचना। तो फॉर रिजॉल्विंग दिस इशू, आ जाइए, दिस इज द रियली प्रॉब्लमेटिक थिंग्स, रियली प्रॉब्लमेटिक। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी आर स्टार्ट यूजिंग, आ जाओ, तो रिजॉल्विंग दिस इशू तो पीछे तो कहीं नहीं बैठ, दिस इज द रियली बिग इशू। आप यदि ध्यान से देखें तो दिस इज रियली बिग इशू, क्योंकि हम इसके साथ काम कर ही नहीं सकते। क्योंकि हम लोग को लेट से कि यदि उस टाइम पे देखो, आपको इस लैंग्वेज में कोडिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप हम लोग एज ए ह्यूमन माइंड या तो पिक्चर पे वर्क करता है, या तो लेट्स से कि आप या तो इमेज पे वर्क कर सकते हो, या तो आप वर्ड्स पे। क्या आप इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम नहीं कर सकते? यस और नो, आप इस तरह के न्यूमेरिकल वैल्यू पे वर्क कर ही नहीं सकते। आप या तो वर्ड्स पे काम करते हो या इमेजेस पे, आप रियल में न्यूमेरिकल वैल्यू पे काम नहीं कर सकते। यदि ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम काम कर पाते तो हमें याद नहीं करना पड़ता, जी के जीएस इतना रटना नहीं पड़ता। जैसे आपसे पूछा जाए पानीपत का युद्ध कब हुआ था, तो डेट से याद होगा, कुछ लोगों को नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है 1897 या 1857 व्हाटएवर ऐसा होता है ना। तो यही प्रॉब्लम है, तो हम न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ काम नहीं कर सकते, तो हमें वर्ड्स में यूज करना होगा या इमेजेस में। तो उस टाइम पे जो प्रोग्रामर्स थे उन्होंने दे स्टार्ट यूजिंग कीवर्ड्स। सपोज दे वांट टू परफॉर्म एडिशन, दे यूज ऐड। इफ दे वांट टू परफॉर्म सब्ट्रैक्शन, दे यूज सम। इफ दे वांट टू परफॉर्म प्रिंट समथिंग, देन यूज प्रिंट अप। लाइक दिस, इस तरह के उन्होंने इंग्लिश के वर्ड्स स्टार्ट किए। तो ये एज ए प्रोग्रामर्स आप यदि ध्यान से देखें तो ऐड के थ्रू आप इजीली समझ पा रहे हैं कि दिस लाइन रिटन फॉर एडिशन, दिस लाइन रिटन फॉर सब्ट्रैक्शन, दिस लाइन रिटन फॉर प्रिंटिंग। यस, तो ये एज ए ह्यूमन हमारे लिए तो बहुत ज्यादा रिलायबल हो गया। बट अगेन सेम प्रॉब्लम फॉर मशीन, क्योंकि मशीन टोटली अननोन अबाउट दीज कीवर्ड्स। यस और नो, मशीन ओनली अंडरस्टैंड 0 एंड 1, अनदर थिंग नथिंग अबाउट, कुछ भी नहीं जानता है उसके बारे में। यस और नो, तो हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू? So we need to develop a compiler actually. Real life में आप पढ़े जानते होंगे, we developed a actually not a compiler, it is a translator. हमें किसकी नीड पड़ेगी अब? ट्रांसलेटर की। जैसे रियल लाइफ में आप जैसे देखे होंगे, मोदी जी वगैरह जब जाते हैं कहीं पे, तो उनके जो लैंग्वेज, जैसे लेट से आप जापान में चले गए, आपको ना जापान आती है ना, जापानीज को आपकी लैंग्वेज आती है, तो हमें किसकी नीड होती है? ट्रांसलेटर की, जो आपकी लैंग्वेज को उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे और उनकी लैंग्वेज को आप में कन्वर्ट कर दे। ये सब यही चाहिए ना हमें। तो हाउ, तो देन अगेन सेम थिंग्स हैपेंड इन दिस पर्टिकुलर ईयर, इसमें भी यही चीजें डेवलप की गई। वी डेवलप्ड अ ट्रांसलेटर। डन। तो फर्स्ट ट्रांसलेटर दैट इज इन्वेंटेड, दैट इज कॉल्ड इंटर सॉरी फर्स्ट ट्रांसलेटर इज कॉल्ड असेंबलर। जो सबसे पहला ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। So what is the use of assembler? It is a translator, but it is its ability to translate your code into machine code. जैसे आप जो कोड लिखते हो ना, ये जो आपने ये जो कोडिंग लिखी हो, that is called source code. इसे हम टेक्निकली क्या कहेंगे? सोर्स कोड। और this source code convert into machine code by the help of, जो फर्स्ट ट्रांसलेटर था दैट इज कॉल्ड असेंबलर, है ना। इट इज अ ट्रांसलेटर मींस इट्स एबिलिटी टू कन्वर्ट योर सोर्स कोड इनटू मशीन कोड, है ना। बट मींस व्हाट, कि अब हमारे लिए इजी हो गया कोडिंग करना, आप इंग्लिश की कीवर्ड यूज करो और हमारा कंप्यूटर उसको प्रॉपर समझने लगा, ये सब में। और हम कंप्यूटर में जो भी हमें आउटपुट आता था 1 0 के फॉर्मेट में, वो हमारा ट्रांसलेटर कन्वर्ट करने लगा इस बीच में। तो हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमम सॉल्व हो गया। ये सब लोग समझ रहे हैं ये चीजें? समझ रहे हैं क्या? ये हमारी जो वर्किंग थी वो रिलायबल होने लग गई, ये सब।
और ड्यू टू दिस ट्रांसलेटर वन मोर प्रॉब्लम कम्स। नाउ अवर कोड बिकम मशीन डिपेंडेंट। हमारा जो कंप्यूटर जो हमारा कोड था, जो आप कोडिंग कर रहे थे, वो मशीन डिपेंडेंट हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन डिपेंडेंट? एनीवन हैव एनी आईडिया? देन लेट मी नो व्हाट इज द मशीन डिपेंडेंट। नाम से पता चल रहा है मशीन, जैसे लेट से हम अपने सिस्टम में कोई एप्लीकेशन डेवलप किया, तो ये जो एप्लीकेशन है वो मेरे सिस्टम में सिर्फ चलेगा और किसी सिस्टम में नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मेरे सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो आपके सिस्टम के आर्किटेक्चर से मे भी डिफरेंट हो सकता है। जैसे ही सिस्टम का आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा, कोड चलना बंद हो जाएगा, एरर जनरेट होगा। दिस इज अ रियली बिग इशू ना। क्या पॉसिबल है कि जितने भी एप्लीकेशन डेवलप किए जाए वो सारे एप्लीकेशन, जितने, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जैसे लेट से व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है, तो उसके जितने यूजर हैं सभी के फोन में मैन्युअली कोड राइट किया जाए उसको डेवलप करने का? पॉसिबल है ये? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि एक एप्लीकेशन को डेवलप करने में 1000 लाइन ऑफ कोड कम से कम होते हैं। तो पॉसिबल है कि हर एक फोन में या हर एक यूजर के लैपटॉप में मैनुअली 1000 कोड लिखे फिर उसे रन कराएं? फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो अगेन दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रांसलेटर। इस असेंबलर का ही ड्रॉबैक था। फॉर रिजॉल्विंग दिस इशू अगेन वी इन्वेंट अनदर टाइप ऑफ ट्रांसलेटर दैट इज कॉल्ड कंपाइलर। दिस इज रियली पावरफुल, रियली ये बहुत पावरफुल था। इट इज ऑल्सो ट्रांसलेटर मीन्स व्हाट, इसके अंदर भी प्रॉपर्टी वो ट्रांसलेटर वाली होगी, मतलब इसका भी मेन टास्क क्या होगा? इसका भी मेन काम वही होगा कि जो आप कोड लिखेंगे उसको ट्रांसलेट करेगा किस कोड में? मशीन कोड में। और मशीन कोड से जो आउटपुट लाएगा वो आपको कन्वर्ट करके देगा। यही मेन काम होगा ना इस ट्रांसलेटर का, ये सुनो। But a special thing about compiler is what it is the resolving it resolve the issue of machine dependent. Means what? Now you can write the code into in your own word, English words, and your code become machine dependent. Now it is the special thing about compiler. Compiler ने जो previous compiler की जो issue थी, मतलब this previous translator का जो issue थी उसी को इसने रिजॉल्व किया। समझ में आया? इसने जो प्रीवियस की जो इशू थी उसी को इसने रिजॉल्व किया। बेसिकली समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? This is the special thing about compiler. But due to this compiler, one more problem comes. This is the drawback of. This is the drawback कह सकते हो इसकी। क्या ड्रॉबैक था? क्या हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? व्हाट इज द ड्रॉबैक? इसकी ड्रॉबैक ये थी, it executed entire code into line by line। पूरे कोड, सॉरी, it executed entire code at a time। पूरे कोड को एक बार में एग्जीक्यूट करता था। and if any error comes then it's showing in the last। जैसे let's say, जैसे हम इंग्लिश ग्रामर यूज करते हैं, तो इंग्लिश जब हम वर्ड स्टेटमेंट लिखते हैं तो कुछ इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं ना। तो सेम हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो अकॉर्डिंग टू हर एक प्रोग्राम, हर एक अकॉर्डिंग टू ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सभी की कुछ सिंटेक्स डिफाइंड होती है। या तो उसके अकॉर्डिंग आपने गलत कर रहा है, या वट एवर एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो आपके कोड्स में आ रहे हैं। एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ एरर कम्स इफ यू आर राइटिंग द कोड। तीन तरह के एरर आने के चांसेस हैं। पहला होता है हमारा कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर, एंड लास्ट वन इज द लॉजिकल एरर। ये थ्री टाइप्स के एरर जनरेट होते हैं। तो ये दोनों एरर जो है वो शो करते हैं, ये प्रोग्रामर को खुद ही समझना होता है ना? तो एनी एरर कम्स एट एनी पॉइंट नो। हम्म 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 हम्म। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये दोनों एरर जो है वो आपको शो करता है। तो एनी एरर कम्स एट एनी लाइन इट शोइंग इन द लास्ट। जैसे आपने 100 लाइन ऑफ कोडिंग लिखी हो या 1000 लाइन ऑफ कोडिंग लिखी हो, तो पूरे कोड एक बार में एग्जीक्यूट होगा एंड एरर शो करेगा ये लिस्ट करके कि दीज आर द एरर्स। तो एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं था बेटा कि ये एरर शो कर रहा था। प्रॉब्लम ये था कि ये जो एरर्स हैं, जैसे एरर E1 है, एरर E2 है, ये एरर किस लाइन में है ये नहीं पता था। और आप एक जानते हैं सब लोग कि जब तक एरर को रिजॉल्व नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन रन करेगा ही नहीं, वर्क करेगा ही नहीं। एरर को रिजॉल्व करना हमारे लिए मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब। तो ये आप नोटिस करें तो फिर कैसे ये पॉसिबल, मतलब एक साथ यदि एरर एक हमें दिखा रहा है दीजार एरर, और वो एरर एक्चुअली बता नहीं रहा है कि किस लाइन में, तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन बच गया कि आप मैनुअली पूरी कोड को लाइन बाय लाइन चेक करो। और यदि किसी में भी एरर है तो मैनुअली आप फाइंड आउट करो, उसको रिजॉल्व करो, ये सब। यही इशू हुई ना। तो आप अभी आप वर्क नहीं करते इंडस्ट्री में, जब जाओगे तो देखना एक एप्लीकेशन के लिए कम से कम 1000 लाइन ऑफ कोड होता है। तो कोड को राइट करने से ज्यादा कोड को ट्रैक करना टफ होता है, क्योंकि जब आप ट्रेस करती हैं तो किसी अनदर की कोड अनदर के लिए के चलना होता है ना। जैसे एक लेट से कि आप रास्ता खुद बना रहे हो, तो आप डिसाइड कर रहे हो ना कहाँ से कब मुड़ना है, कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। ऑलरेडी जो पाथ पहले से बना है उसमें आपको उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करना पड़ेगा।
आपको हमेशा अपने रोड पे ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब जैसे हम बाइक चलाते, व्हीकल चलाते हैं, तो बनी बनाई जो रोड है उसे हमें फॉलो करना पड़ता है, यहाँ से मुड़ना तो हमें भी वही मुड़ना है, ऐसा नहीं कि आप खुद से आगे चलते। यस, तो थिंग इज दैट यही यहाँ पे इशू था, है ना। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि जैसे इसमें ये प्रॉब्लम थी कि ये जो एरर्स हैं, इस एरर को एग्जैक्ट लाइन पे नहीं बता पाता, तो तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बच गया है, पूरे कोड को मैन्युअली जो एक एक करके एरर को रिजॉल्व करना। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड डिबगिंग इशू। देखो ये बग एरर को ना बेटा टेक्निकली बग्स कहते हैं, इस एरर को हम टेक्निकली क्या कहेंगे, बग्स। और बग्स का रिजॉल्व करना, बग्स को रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड डिबगिंग। तो बग्स को रिजॉल्व करना यहाँ पे इशू था, मतलब इसके अंदर जो ड्रॉबैक थे वो क्या थे, डिबगिंग इशू। यदि हम बात करें कि व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ कंपाइलर, वी कैन क्लियरली से दैट कि ड्रॉबैक ऑफ ट्रांसलेटर इज व्हाट, ड्रॉबैक ऑफ कंपाइलर इज व्हाट, डिबगिंग इशू। इसका यही इशू था। हेलो, हाँ जी हाँ ये सुनो, हाँ हाँ आज आना है, आइएगा आज। नहीं नहीं नहीं, आज कल के लिए बस आज आना है, मैं मैसेज कर देता हूँ, बस मैं अभी ऑफिस आया हूँ, मैं भी रास्ते में ही था। ठीक है आइए। तो आप यहाँ पे देखें, दिस इज द प्रॉब्लम या दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाइलर विच डिबगिंग इशू। तो आपने क्या देखा, एक चीज नोटिस करो ध्यान से बेटा, पहले हमारे कोड पहले हमारे हम इंग्लिश वर्ड्स कोड नहीं राइट कर सकते थे, अब हमने इंग्लिश कोड राइट करना शुरू कर दिया, है ना, क्यों, हम क्योंकि हमारे पास ट्रांसलेटर डेवलप हो चुके थे। अब ये मशीन डिपेंडेंट थी, इस वजह से हमने प्रॉब्लम रिजॉल्व किया कंपाइलर। तो कंपाइलर के अंदर इंग्लिश वर्ड्स राइट कर सकते हैं, और हमारा मशीन क्या है, कोड क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट। ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है बेटा, लास्ट वन, कि हमारी डिबगिंग इशू, मतलब कोड के अंदर से जो एरर्स है उससे रिजॉल्व करना टफ हो गया था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थर्ड जो ट्रांसलेटर डेवलप किया, दैट वन इज कॉल्ड इंटरप्रेटर। दिस इज रियली पावरफुल, रियली। आप लोग यदि कंपाइलर डिजाइनिंग पढ़ोगे तो उसमें पार्ट रहा होगा, लाइन बाय लाइन चेक करता है एग्जैक्टली। तो इट्स एबिलिटी, देखो आप इसे मैन्युअली आपने कोड राइट किया, लेट्स से यू हैव रिटन द कोड 1000 लाइन ऑफ कोड लाइक दिस, तो it executed entire code at line by line. If there is no any error in this line, it executed. If there is any no error, then it executed. If any error comes in this line, just showing the error, ये error है आपका। और जब तक आप एरर रिजॉल्व नहीं करोगे, रिमेनिंग लाइन जो है यहीं पे रुका रहेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, मतलब ट्रांसलेट नहीं होगा। समझ में आया? एग्जीक्यूट का मतलब क्या होता है, ट्रांसलेट का। क्या यहाँ तक हम समझ में आया सभी को? तो ये जो यहाँ तब क्या, देखो क्या हमने थर्ड प्रॉब्लम को भी रिजॉल्व कर लिया, यस और नो? क्या हमने एरर को, ये एरर जो हमारे डिबगिंग इशू थे उसको भी हमने रिजॉल्व कर लिया। तो ये तीन तरह के ट्रांसलेटर अभी तक डेवलप हुए हैं, कौन कौन से, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इसी तीन ट्रांसलेटर के भी यहाँ पे हमारे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको डिवाइड किया गया, लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल। समझ गए? तो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज फर्स्ट जो ट्रांसलेटर डेवलप हुआ था, दैट इज कॉल्ड असेंबलर। तो बीच पार्ट, अच्छा एक चीज नोटिस करें आप, जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप हुए हैं या इन फ्यूचर में जितने भी डेवलप होंगे, क्या वो विदाउट ट्रांसलेटर वर्क कर सकते हैं? क्या हम विदाउट ट्रांसलेटर, वो तो वर्क कर सकते हैं बट हम उनके साथ वर्क नहीं कर सकते, यस और नो? क्या ये चीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो? क्या जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फ्यूचर में आएंगे या जितने आ चुके हैं, विदाउट ट्रांसलेटर हम उसे यूज कर सकते हैं? क्योंकि हम बाइनरी कोड में कोडिंग नहीं कर सकते, और बाइनरी कोडिंग के बिना मशीन कुछ और समझता नहीं, तो हमें ट्रांसलेटर की रिक्वायर्ड है। तो आइदर आप असेंबलर यूज करो, कंपाइलर यूज करो, इंटरप्रेटर, या कोई और फर्दर यूज हुआ है तो उसे यूज करो, यस और नो? तो विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेज असेंबलर एज ए ट्रांसलेटर, जो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असेंबलर को यूज करते थे एज ए ट्रांसलेटर, उनको कहा जाता था लो लेवल प्रोग्रामिंग, दैट इज कॉल्ड लो लेवल। लो लेवल का एग्जांपल, जैसे आपने सुना होगा और पढ़ा भी होगा, बेसिक, BASIC, ये बहुत पहले की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, बेसिक। और एक कोबोल, दीज आर द लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। भाई बहुत पहले यूज हुआ करता था, जब हमारा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आया ही था। सेकंड, विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस कंपाइलर एज ए ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग। उन्हें हम क्या कहते थे, मिडिल लेवल। हाँ, मिडिल लेवल, ये C++ जो है बेटा मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग है, क्योंकि ये क्या यूज करते हैं, कंपाइलर। ये दोनों क्या यूज करते थे, असेंबलर। और विच पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट यूजेस इंटरप्रेटर एज ए ट्रांसलेटर, दैट इज कॉल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इफ यू आर सेइंग दैट कि पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मींस व्हाट, पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर एज ए ट्रांसलेटर। ये टेक्निकल रीजन हुआ, इसके बाद आप लोग जो कह रहे थे सब सही है। It in this particular programming language you can write the code in your own words या whatever जो भी आप स्टेटमेंट लिखोगे सब सही। बट इसके बाद समझ में आया पॉइंट क्या? तो यही तीन तरह के ट्रांसलेटर डेवलप हुए हैं अभी तक।
और इन्हीं के बिहाफ पे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 3 पार्ट में बांटा गया है, मिडिल लेवल, सॉरी लो लेवल, मिडिल लेवल एंड हाई लेवल। अब एक क्वेश्चन मेरा आप सभी से है कि इंटरप्रेटर हमारा आपकी ये प्रॉब्लम को तो रिजॉल्व कर दिया इसका, और उसने लाइन बाय लाइन कोड किया और डिबगिंग इशू को रिजॉल्व किया। क्या आपका कोई ड्रॉबैक बता सकते हो? व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ इंटरप्रेटर? क्या आप में से कोई ड्रॉबैक इसका क्या हो सकता है, बता सकते हैं? ध्यान से आपको ये चीजें रटना नहीं है, कुछ भी जैसे लट सकता। मैंने आपको हैंडेड लाइन ऑफ पैराग्राफ दिया, एक बुक्स है जिसके अंदर हैंडेड लाइन ऑफ पैराग्राफ इस तरह से आपको रीडिंग करना स्टार्ट करना है, आपने पढ़ना शुरू किया तो इसको दो तरह से पढ़ना है। पहला ये पढ़ना है कि आप पूरे बुक्स को पढ़ जाओ और जहां भी एरर है लास्ट बता देना कि ये सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ये था कि पूरे बुक्स को आप लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करें, जहां भी ये भी एरर है एरर को शो करो पहले, मतलब मुझे बताओ, जब मैं आप उस एरर को रिजॉल्व करूं तब आप फर्दर आगे बढ़िए। तो किसमें ज्यादा टाइम लगेगा? लाइन बाय लाइन वाले में ना, कि जब तक आप रिजॉल्व करोगे नहीं वेट करता रहेगा। तो ये इंटरप्रेटर की यही ड्रॉबैक है, इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब एग्जीक्यूशन ऑफ जो एग्जीक्यूशन ऑफ स्पीड और स्लो है कंपेयर टू अदर। समझ में आया? तो अभी तक बस यही है तीनों जिसका यूज हो रहा है। यदि हम बात करें कि एग्जीक्यूशन स्पीड का ऑर्डरिंग क्या होना चाहिए, सबसे हाई स्पीड में कौन एग्जीक्यूट होता है? असेंबलर। इसी यही ऑर्डर रहेगा इस तरह से, मतलब सबसे हाई स्पीड में हमारा असेंबलर, देन कंपाइलर, देन इंटरप्रेटर। इसलिए आपने सुना होगा कि सी सी प्लस प्लस इज अ वेरी फास्टेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना? तो उसके पीछे का रीजन यही है कि जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम की जाती है उसी लैंग्वेज में उसमें कोड राइट की जाती है। तो उसके समझ में आया? तो ये, तो अब नाउ वी आर, इफ एनीवन आस्क यू कि व्हाई पाइथन की हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? व्हाई पाइथन की हाई लेवल, यस बताएं कोई। ये आपसे पूछ रहा है कि भाई पाइथन की हाई लेवल, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा बताओ? And actually it interpreter as a transfer because of this Python is called because of this Python is called high level programming language. And in this particular programming language you can write your own word, write the code in your own words. अब सब सही है आप जो बोल रहे हो। And it executed, it uses in the data different data point data different data sets, या एक कह सकते हो कि it uses in AI field। कुछ भी कर लो सब चलेगा, बट इसके बाद ही क्योंकि ये बेस लो हुआ, ये लॉजिकल रीजन हुआ है ना। इसके बाद मूव टू नेक्स्ट पार्ट। पाइथन एक थर्ड स्टेटमेंट डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं दो स्टेटमेंट डिस्कस किया, पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर हमने डिस्कस किया पाइथन के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिससे आगे बढ़ना देखिएगा। थर्ड वन, पाइथन इज कॉल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। क्या हम में से कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि भाई पाइथन इज इंटरप्रेटेड, व्हाट इज द इंटरप्रेटेड लैंग्वेज? एक्चुअली इंटरप्रेटर को यूज करता है इसलिए लोग इसे क्या कहते हैं, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। बस सिंपल, ये और बट यहाँ पे क्वेश्चन यूज होता आता है, क्या पाइथन यूज ओनली इंटरप्रेटर फॉर एग्जीक्यूट द कोड? क्या पाइथन सिर्फ इंटरप्रेटर यूज करता है? करने के लिए इंटरप्रेटर यूज करता है, होता है? एक्चुअली नहीं। पाइथन यूजेस इंटरप्रेटर एज वेल एज कंपाइलर, ये दोनों को यूज करते हैं, है ना? कैसे करता है बताता हूँ। इंटरव्यू पूछा जाता है आपसे कि क्या पाइथन यूज ओनली इंटरप्रेटर है या कंपाइलर, तो आप क्लियरली कर सकते हो नो, कि पाइथन यूज इंटरप्रेटर एज वेल एज दोनों को यूज करता है ना? कैसे करता है समझाता हूँ। मैं आपको एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। आर्किटेक्चर, एग्जीक्यूशन आर्किटेक्चर ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? एक सिर्फ पाइथन की बात नहीं कर रहा हूँ, हाई लेवल के एग्जाम्पल में आप हमने दिया नहीं क्या? आप शायद नहीं देखे, नहीं। हाई लेवल में कौन कौन से होते हैं, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कोई? बहुत सारे हैं, पाइथन, जावा, पीएचपी, डॉट नेट, ये सब क्या है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इन सबों में एग्जीक्यूशन होता कैसे, मतलब एग्जीक्यूट कोड कैसे करता है, ये इंपॉर्टेंट है समझ। इनमें जैसे आप लेट से, ये हमने कोड लिखा, इसमें इस तरह से आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोडिंग की, लेट से इस तरह से आपने मल्टीपल लाइन ऑफ कोड की, ठीक है? तो अब ये जो कोड्स हैं ये किस में ट्रांसलेट होते हैं कि सबसे पहले कम यहाँ पे रोल आता है कंपाइलर का। सबसे पहले यहाँ पे रोल आता है कंपाइलर का, जो आपके सोर्स कोड को सबसे पहले बाइट्स कोड में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है ये? बाइट्स कोड। ये क्या, इसका काम है कंपाइलर का। और यहीं पे बेटा बाइट्स कोड में कन्वर्ट करने के ड्यूरेशन में जो एरर आता है उसे कहते हैं कंपाइल टाइम।
मतलब आपका कोड जैसे आपका सिंटेक्स एरर, जो आप इंडेंटेशन एरर जो आप प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलो कर रहे हो, तो उसमें जो एरर आता है दैट इज कॉल्ड, मतलब आपका कोड कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इस तरह के एरर को क्या कहते हैं आप? कंपाइलेशन एरर। अब ये बाइट्स कोड अगेन कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, जो अगेन कन्वर्टेड इनटू मशीन बाय द हेल्प ऑफ इंटर, यहाँ पे रोल आता है इंटरप्रेटर, देख रहे हो ना, ये दोनों यूज होते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, बाइट्स कोड भी 100 के फॉर्मेट में ही तो होता है और मशीन कोड भी 100 के फॉर्मेट में, तो ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन कोड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइट्स कोड, ये क्या डिफरेंस है? ये ओवरऑल बात तो एक ही है ना, मशीन कोड और बाइट्स कोड, क्या डिफरेंस क्या होता है बताएं कोई? बाइट्स कोड मशीन कोड में क्या डिफरेंस है? बताइए। कैसे आप लोग क्या पाइथन पढ़ के आए हैं, थोड़ी बहुत अधिक से पढ़ा है क्या, कैसे किए? बाकी कोई तो किए होंगे। बाइट्स बाइट्स में कोड में क्या बताया? देखिए मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, समझिए। जैसे आपने 4+2 लिखा तो 4 को 100 लिखते हैं, 2 को 10 लिखते हैं। बाइनरी कन्वर्जन नहीं आता तो आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा बाइनरी कन्वर्जन। 4 को बाइनरी में 100 लिखा जाता है, 2 को 10 लिखा जाता है। प्लस इज ऑल्सो इन द बाइनरी फॉर्म, है ना? तो इसके जो ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये कन्वर्ट किसमें हो गया? बाइट्स कोड में। अब यही पर्टिकुलर कोड जब मशीन कोड में कन्वर्ट होगा इंटरप्रेटर के थ्रू, तो ये मशीन के आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। लेट्स से मेरी सिस्टम में 32 बिट आर्किटेक्चर है, तो मेरे सिस्टम के लिए कैसे कन्वर्ट होगा? 32 बिट के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसे 0 0 1। ठीक है, और यदि 64 बिट हुआ तो बेटा, तो आपका 64 बिट के अकॉर्डिंग स्टोर होगा। और बाकी प्लेसेस पे क्या फील होगा? 0 0 0। तो देखो 1 0 0 के पीछे कितने में जीरो ऐड करें तो वो 4 का 4 ही रहेगा। ये सॉल्व हो। तो जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिनको इंडिपेंडेंट होना है वो कंपाइलर का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर सिंगल अभी तक कंपाइलर डेवलप हुआ है जो मशीन को क्या करता है? इंडिपेंडेंट। क्या कोई पॉसिबल है ऐसे डेवलप करना मशीन इंडिपेंडेंट? पॉसिबल है? जब भी आप मशीन इंडिपेंडेंट कर रहे हैं तो कंपाइलर का यूज करना ही पड़ेगा। तो ये समझ में आया? ये ऐसे ही सभी जब भी आप कोड लिखोगे तो सबसे पहले आप कंपाइलर कन्वर्ट होता है, कंपाइल कंपाइल टाइम एरर, जो मतलब एरर जनरेट होने के यदि चांसेस है, और यदि कोई जो कोड को ट्रांसलेट कर रहा है तो कर रहा है कंपाइलर, और वो जो बाइट्स कोड है उसको कन्वर्ट किया जाता है आप मतलब इंटरप्रेटर के थ्रू मशीन कोड। और ये प्रोसीजर ऐसे ही आता है, बाइट्स कोड से इसमें, फिर इससे इसमें, ऐसे। समझ में आया आपको? सबको क्लियर हुआ? यस। तो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक 4 स्टेटमेंट डिस्कस की है। पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन इज अ इंटरप्रेटर लैंग्वेज, ये क्लियर किया। अब चौथा, फोर्थ वन, पाइथन इज ग्लोबल लैंग्वेज। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई पाइथन इज अ ग्लोबल लैंग्वेज? आज तो एग्जैक्टली, देखो ग्लोबल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट आप फॉलो कर रहे हो वही कॉन्सेप्ट पूरे इंटायर वर्ल्ड यूज कर रहा है। ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक रीजन के भी यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। तो ग्लोबल लैंग्वेज से प्रिंट, अब जब भी आपको प्रिंट करना है ना, प्रिंट ही यूज करोगे, चाहे आप इंडिया में हो या फॉरेन में हो या वट एवर कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हो, अलग नहीं हो जाएगा। तो इसलिए पाइथन को क्या कहते हैं इसीलिए से क्या कहते हैं ग्लोबल लैंग्वेज, मीन्स व्हाट, कि पाइथन हर एक जगह पे हर एक में ऐसे यूज होता है ना, इसलिए पाइथन इज कॉल्ड ग्लोबल लैंग्वेज। ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी को भी आप उनको अलग यूज करना है, आपको नहीं, सभी को एक सेम। समझ में आया? इसीलिए पाइथन को क्या कहते हैं ग्लोबल लैंग्वेज। तो क्या कोई लैंग्वेज है जो लोकल है? नहीं, कोई भी लैंग्वेज लोकल नहीं, सभी ग्लोबल है। समझ में आया? तो these are the introduction about Python. Now I am discussing about. Sir, in China, they are using their own language. That is not actually programming language. Programming language that is used in universe. That's a local language actually, not a programming language कह सकते हैं। चाइना कौन सी लैंग्वेज होता है? ये चाइना की लैंग्वेज पता नहीं कौन सी है, बट लेकिन काफी सारी प्रोग्रामिंग में होता है। देखा, फिर उसी के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग घर में थोड़ी सी चीज़ करी। तो वो सब प्रोग्रामिंग में नहीं कर सकते।
अब वो अपने अकॉर्डिंग कर, ये आपकी बात सही है, कस्टमाइज करके बहुत सारी चीजें इंटरनली करते हैं। तो आप जब तक हम पूरी तरह से उस इंफॉर्मेशन पे ट्रस्ट ना करें या पूरी तरह से, एक्चुअली देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जब जो जिनको भी डेवलप किए जाते हैं तो उनको सारे यूज केसेस से वेरीफाई की जाती है, यदि सारे भी केसेस पे वर्किंग प्रॉपर कर रहा है तो भी उसे एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर सकते हैं। नहीं, आप देखिए ये सब चीज आप देखिए जैसे आपने व्हाटएवर डेवलप की जाती है तो उसकी टेस्टिंग होती है एप्लीकेशन की। उससे जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप होंगे उनकी हर एक यूज केसेस में जो वेरीफाइड है तो उसे यूज करेंगे। अदरवाइज कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप आज के लेट से कोई डेवलप किया कल से जो नहीं हो सकता। पाइथन आप देखिए 1996 में डेवलप हुआ था, यूज हुआ होने शुरू हुआ है 15 के बाद से। जब ब्रॉड लेवल पे यदि बात करें यूज होना शुरू हुआ है तो 25 के बाद से शुरू हुआ यूज। तो इतने दिनों तक ये क्यों नहीं यूज होता रहा, क्योंकि इसकी टेस्टिंग इंटरनली चलती रही। जब तक ये प्रॉपर तरीके से सक्सेस नहीं हुआ, मतलब प्रॉपर तरीके से हमारे सारे यूज केसेस पे ये वर्क नहीं करना शुरू किया, तब तक इसे यूज नहीं करते थे लोग। समझ गए ना हम सभी लोग? ये चीजें अभी भी है हर लैंग्वेज के साथ। देखिए लेट से चाइना ने अपनी वेरीफाई करके, तो जब तक उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे सभी के पास नहीं हो तब तक हम कैसे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं? या अपना कहीं कह भी नहीं सकते, हम ये भी कर सकते हैं ना। क्या हम यहाँ तक क्लियर है? नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन को कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं वो बताता हूँ। अच्छा, वन मोर थिंग्स, आर्किटेक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। पाइथन की कितने मेजर इम्प्लीमेंटेशन है, आई एम डिस्कसिंग अबाउट दैट। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन। विंडोज की कितने वर्जन, जैसे आप विंडो 10 विंडो 11 होते हैं ना, विंडो जैसे 8.1 फिर 10 आया फिर 11 आया, उस तरह पाइथन की भी कुछ मेजर इम्प्लीमेंटेशन है। फर्स्ट वन इज सी पाइथन। सी पाइथन को डेवलप किया गया सी लैंग्वेज से, एंड इन विच यू कैन राइट द कोड इन ओन वर्ड, यू कैन राइट द कोड इन पीपीएम। सी पाइथन जैसे कोड, अरे बात ही कर रहे हो यहाँ तक डिस्टर्ब हो। लेट्स से आप पाइथन में कोडिंग करते हो तो आप जो कोड राइट करते हो, सॉरी, आपको कोड राइट करने के लिए कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए ना। तो सी पाइथन कोडिंग कहाँ लिखते हैं, पीपीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन। समझ में आया? दूसरी चीजें, सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन जाइथन। एक चीज और देखो, इसकी कितनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जैसे आपको सी आता है तो आपको सी की सेम लाइन ऑफ कोड लिख सकते हो, इसमें सी पाइथन अप्रोक्सीमेट सेम चल जाता है। यदि आपको जावा आती है तो जावा की भी कोडिंग लिख सकते हैं हम, कहाँ लिख सकते हैं कोड, जाइथन। क्योंकि जाइथन जो डेवलप किया गया किससे डेवलप किया गया, जावा से। और इसकी कोडिंग कहाँ करते हैं हम, जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। जैसे इसके क्लिप्स वगैरह पे इसकी कोडिंग करते हैं। थर्ड वन इज द आयरन पाइथन। आयरन पाइथन किससे डेवलप किया गया है, सॉरी, आयरन पाइथन किससे डेवलप किया गया, सी शार्प। तो ये वो लोग यूज करते हैं जिनको एंगुलर रिएक्ट जेएस वगैरह है, तो उनको यदि नोड वगैरह जिनको मूव करना है तो वो कौन सा यूज करें, आयरन पाइथन, है ना। और फोर्थ वन इज द पाई। ये चार तरह के इम्प्लीमेंटेशन डेवलप हुए। पाई यूज आर पाइथन, इससे सॉरी इसको जो डेवलप किया गया है वो आर पाइथन, रूबी पाइथन सिंपली डेवलप किया गया है। तो इस देखो आप समझना ये है कि ये मेजर इम्प्लीमेंटेशन है, ये चार, ऐसा नहीं कि चार ही हैं, और भी मेजर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पाइथन, बट ये चार मेजर आईपी जो डेवलप किया गया है ना उसमें हाईएस्ट स्पीड एग्जीक्यूशन के लिए डेवलप किया गया है। जैसे अभी आपने कहा ना कि पाइथन की जो एग्जीक्यूशन स्पीड है वो स्लो है कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, है ना। तो थिंक इज दैट कि यदि अनदर लैंग्वेज का कंपेरिजन में स्लो है तो इसे यूज कैसे करें। पॉइंट इज दैट ये सॉल्व इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करने लगे हैं, पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टी मतलब अपाइन, लेट्स से मैं फोन पे पेटीएम जैसा एप्लीकेशन डेवलप करना है जो वेरी हाई स्पीड में एग्जीक्यूट हो, समझ में आया। तो फिर हम तो कोड कर ही नहीं सकते, डेवलप कर ही नहीं सकते पाइथन फोन पे पेटीएम जैसा एप्लीकेशन। उसके लिए क्या डेवलप किया गया, आर पाई, सॉरी पाई। तो अनफॉर्चुनेटली ऑल आर पेड एक्सेप्ट सी पाइथन। सी पाइथन को छोड़कर सारे पेड है। तो आप कहीं यूट्यूब वगैरह में या कहीं में देखे होंगे कि वो पाइथन पे ये जो बाकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हमारे उसको एक बार सोर्स कोड भेजे, सेटअप फाइल भेजे, इंस्टॉल करना। यूट्यूब वगैरह पे देखे होंगे ना, कोई बहुत सी जगहों पे यूट्यूब वगैरह पे भी देखा होंगे लिखा रहता है पाइथन ओपन, देखे होंगे पाइथन ओपन सोर्स लिखा होगा। कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, या तो आइडिया नहीं है या तो आइडिया है तो लिमिटेड है। एक्चुअली ये सारे पेड है बेटा एक्सपेक्ट सी पाइथन। जो यदि आपसे पूछा जाए कि यू आर फेमिलियर विद विच पाइथन, तो हम लोग तो फर्दर अपनी क्लास में कौन से पढ़ने वाले हैं, सी। समझ में आया? ये फ्री है इसलिए नहीं पढ़ने वाले हैं, एक्चुअली इसलिए पढ़ने वाले हैं कि यहाँ से सभी का बेसिक इनिशिएशन होता है, चाहे वो टेक बैकग्राउंड से आता है नॉन टेक से।
पर लेट से किसी को जैसे एक्चुअली सबका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया गया। देखो ना, यदि जावा आती है तो पाइथन में वेलकम आपको ये सी शार्प आती है, एंगुलर रिएक्ट आती है तो पाइथन में वेलकम है आपका। और यदि हाई स्पीड चाहिए तो भी पाइथन में वेलकम है, सी आता है तो भी पाइथन में वेलकम है। बट एक बार यदि आपको पाइथन आ गया तो आप किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो ही नहीं सकते। कि बाकी में बहुत सिंटेक्सुअल फाउंडेशन है, यहाँ बहुत सारे सिंटेक्स फाउंडेशन को नहीं हटा दी गई है। तो भाई समझ में आया इसमें डिफरेंस क्या है बाकी किसमें, किसमें डिफरेंस क्या है? सी पाइथन और सभी में कोडिंग पाइथन की चलती है। एक जावा का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जावा की भी कोडिंग लिख सकते हैं। लेट्स एक्चुअली होता क्या है, जैसे कंपनी पहले पिछले 20 सालों से या 25 सालों से जावा के प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी, अब रिसेंटली उसके पास सारे प्रोजेक्ट पाइथन के आ गए लेट्स से। तो अब जितने पहले से जितने भी जावा डेवलपर थे उसके पास एक ही ऑप्शन है, सबको फायर कर दे या तो उनको फिर पाइथन पे ट्रेंड कर दे। तो किसी भी नया लैंग्वेज को अडॉप्ट करना इतना इजी नहीं होता कि आज के आज आप सीखना शुरू किया और अगले वीक में अडॉप्ट हो गया। जैसे जाइथन में भी सी पाइथन की कोडिंग है, आप लिख सकते हैं। बस ये है कि उसमें कैसे एक्स्ट्रा फीचर है कि जावा के भी सिंटेक्स में लागू, मतलब आप जावा में जो कर रहे हो वो अपने सिंटेक्स है वो एक कई बार मतलब धीरे धीरे करके जैसे लोग को करे चलाना सीख एक बार धीरे धीरे करके पाइथन में समझ में आया, तो इसलिए डेवलप किया गया। तो इसीलिए आपने देखा होगा सभी लैंग्वेज को बीट करने का रीजन यही है कि सभी को वेलकम है ना। तो ये मेजर इम्प्लीमेंटेशन है जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा रहा है बीच पाइथन ये बताना पड़ेगा सी पाइथन। यदि आप आयरन पाइथन या जाइथन का उनका एक्सपेक्टेशन ये होगा कि आपको जावा आती है। सबसे ज्यादा मैं पिछले दो दिन पर इंटरव्यू वाले की बात करें मुझे सब पूछा गया यू आर टू बीच पाइथन, which is Python 3.11.9. Actually, this is the version of Python. This is not a Python. Or actually, one more thing, it is not a part of Python. This is the implementation of the Python की ही enhanced version है, अलग अलग फॉर्म में। ये टाइप्स ऑफ पाइथन नहीं है। So now we are discussing about application of Python. Python को किस किस में यूज कर सकते हैं, फील्ड ऑफ पाइथन। Now we are discussing about application या फील्ड ऑफ एप्लीकेशन। क्या हुआ? एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। देखो जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनमें दो मेजर कंपोनेंट होता है। लाइब्रेरी ऑफ दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेजेस के अंदर लाइब्रेरी होगी और फ्रेमवर्क पे दो चीज जरूर होगा जितने भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम पढ़ेंगे लाइब्रेरी क्या होता है, फ्रेमवर्क क्या होता है, पढ़ेंगे है ना। तो पाइथन को जीयूआई डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जनरल यूजर इंटरफेस या यूजर इंटरफेस, इसके लिए पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो इसको डेवलप करने के लिए पाइथन की कौन सी लाइब्रेरी, यहाँ पे पाइथन की एक लाइब्रेरी यूज होती है, आपने सुना भी होगा टीके इंटर या स्ट्रीमलेट। ये दो ऐसे पॉपुलर वेबसाइट है, ये दो ऐसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसमें जिसमें हम जीयूआई डेवलप कर सकते हैं। लाइब्रेरी है बेसिकली, नॉट अ फ्रेम। जी प्लेटफॉर्म को नहीं कर सकते। दूसरा पाइथन को सबसे जो डिजायरेबल फील्ड है वीआई है, पाइथन को जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, यही जिसे आप डेटा साइंस कहते हो या डेटा एनालिटिक्स कहते हो, जिसमें सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इसमें पाइथन का क्या यूज होता है, इसमें पाइथन का लाइब्रेरी यूज होता है। जैसे पांडाज नमपाई सीबोर्न आपने सुना होगा, यहाँ पे पाइथन की क्या यूज होती है, लाइब्रेरी। पाइथन को हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट में, एप्लीकेशन डेवलपमेंट जिसकी बात करते हो आप, वेब एप्लीकेशन। तो उसको हम कहाँ एप्लीकेशन डेवलपमेंट में भी यूज होता है। प्रॉपर एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए डेटा साइंस में एपीआई यूज होगा। एप्लीकेशन जरूरत पड़ेगी, बैकएंड में चलेगा ना ये बैक ये तो ठीक है होता है। ये सिर्फ टिकट से जो इंटरफेस डेवलप होगा उससे काम नहीं बन पाएगा। वेबसाइट पे बहुत सारी चीजें जो होती हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो होता है आपकी जो एप्लीकेशन होता है रिस्पॉन्सिव होते हैं, मतलब हर एक फ्रेम के अकॉर्डिंग, हर एक डिस्प्ले के अकॉर्डिंग उसकी लेआउट अलग डिजाइन करनी पड़ती है। जैसे इसका लेआउट अलग, लेआउट है टीवी का लेआउट अलग है, सबका लेआउट मतलब साइज ऑफ स्क्रीन अलग है ना। तो एप्लीकेशन क्या होता है, सभी स्क्रीन पे ओपन प्रॉपर तरीके से होते हैं। फोन में आपने देखा होगा ऐसा नहीं कि इधर साइन बटन ऊपर नीचे हो रहा है, प्रॉपर सेट होना चाहिए चाहे वो डिस्प्ले वर्टिबल। तो ये सब चीजें हम स्ट्रीम टीके इंटरेस्ट में नहीं कर पाते हैं, है ना। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम HTML CSS को यूज करते हैं।
HTML CSS को फ्रंट एंड है ना, इनको बैक एंड में कैसे हैंडल करेगा? जैसे यूजर को ऑथेंटिकेशन करना है, यूजर को मेल आईडी साइन इन जब करता है तो मेल आईडी एंड पासवर्ड वेरिफिकेशन होती होगी ना इंटरनली। तो इस तरह का काम है ऑथराइजेशन। जैसे आप फेसबुक पे आपने देखा होगा, सिर्फ आप अपनी आईडी डिलीट कर सकते हैं, किसी की आईडी नहीं डिलीट कर सकते, बट एक एडमिन सब कुछ डिलीट कर सकता है। देखा होगा आपने यूट्यूब पे विदाउट परमिशन बहुत सारी वीडियो डिलीट कर दी गई, फेसबुक की आईडी डिलीट कर दी गई, पोस्ट डिलीट कर दिए गए। तो ये कैसे पॉसिबल है? बैक एंड के लैंग्वेज के रिस्ट्रिक्शन। पॉइंट इज दैट कि नंबर ऑफ फीचर्स है, नंबर ऑफ ये कह सकते हो एप्लीकेशन कितने हैं उसमें। जैसे अमेजोन है, अमेजोन एक छोटा एप्लीकेशन नहीं है, वो डायरेक्टरी है जिसके अंदर आप देखोगे अमेजोन पे, फोन पे रिचार्ज, नेट रिचार्ज, ये वो लॉट्स ऑफ थिंग्स हियर। वो उस तरह का एप्लीकेशन नहीं डेवलप हो सकता। सिंपल बहुत अच्छा कर सकते हैं, सिंपल से ज्यादा कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स। और जिसके अंदर मल्टी लेयर डायरेक्टरी हो, मल्टी लेयर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें होगा मल्टी लेयर डायरेक्ट, तो वो नहीं कर सकते। और यदि कर भी लिया बहुत सारा चीजें करके, तो स्टिल उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ज्यादा हाई हो जाती है, जो हमारे ज्यादा रिलायबल चलते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से। इसलिए हम फ्रंट एंड यूज किया करते हैं। तो फ्रंट एंड में तो आपका HTML CSS सर्व कर देगा, बट बैक एंड में हमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पाइथन ही यूज करेगा। तो पाइथन का फ्रेमवर्क यूज होगा। आपने सुना होगा एप्लीकेशन डेवलपमेंट में पाइथन का जो यूज होता है फ्रेमवर्क, जेंगो एक एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है पाइथन का, एंड फ्लास्क। बेटा जेंगो, डिजेंगो नहीं कहा करते इसको। जेंगो यूज करते, फ्लास्क का कुछ लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, इसलिए जेंगो ज्यादा पावरफुल, ज्यादा रिलायबल है। इजी टू यूज फ्लास्क नहीं, जेंगो ही है इजी टू, फ्लास्क के वर्जन ज्यादा इजी है। फिर हम पाइथन को क्लाउड में, ये सबसे रिसेंट फील्ड है, बाकी जगहों पे तो बहुत पहले से यूज होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग में ही अभी से यूज होना शुरू हुआ है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है आप जानते होंगे। क्लाउड में पहले सिर्फ स्टोरेज के लिए यूज कर रहे थे, हम उससे कंप्यूटेशन भी करने लगे। तो इसमें बैकएंड में हमारी पाइथन हेल्प कर सकती है, यहाँ पे पाइथन की लाइब्रेरी यूज होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग का जो सबसे रिसेंट और गुड एग्जांपल है वो है IoT डेवलपमेंट। IoT आप जानते हो, इंटरनेट ऑफ, जैसे सेंसर डिप्लॉयमेंट आप जानते हो, जैसे आप लेट से स्मार्ट क्लासरूम होते हैं, यहाँ पे आप इंटर किए, लाइट ऑन हो गई, आप क्लास से बाहर गए, लाइट ऑटोमेटिकली सारी ऑफ है ना। ये आपने देखा होगा कहीं कहीं हैंड वॉश वगैरह पे, आपने बस हैंड रेज किया, पानी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया नल से। तो है ना, ये सारी चीजें कैसे होती है, सेंसर वो होते हैं, सेंस कर रहे होते हैं सामने क्या है। या आपने बहुत जगहों पे देखे होंगे फायर प्रोटेक्शन लगे होते हैं, कि जैसे ही थोड़ी सी भी धुआं या कहीं से भी फायर स्टार्ट हुआ, ऑटोमेटिकली पूरे में से पानी आना शुरू हो। तो कैसे पॉसिबल है सेंसर से? और सेंसर जैसे आपके घरों में जनरली आजकल तो ये भी हो गया है, AC लगे होते हैं, आपके कार को ही बैठे बैठे आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ये कैसे पॉसिबल है? सेंसर के थ्रू, क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ से इंस्ट्रक्शन तो घर में भेज नहीं सकते। क्या भेज सकते? नहीं भेज सकते, क्योंकि लॉट्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स बीच में इंटरप्ट करने के लिए। तो इससे बेटर क्या है कि आप डायरेक्टली यहाँ से क्लाउड भेजो, क्लाउड इंस्ट्रक्शन आपके घर तक भेज देगा। तो वहां पे पाइथन को ब्रॉड लेवल पे यूज किया जा रहा है आजकल। और लास्ट वन है साइबर सिक्योरिटी, इसमें भी पाइथन को यूज कर दिए लोगों ने करना। साइबर सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा जो यूज होता है AI इंटीग्रेट करके लोग यूज करते हैं। साइबर सिक्योरिटी में पहले क्या होता था कि सभी चीजों को मैनुअली टेस्टिंग, जैसे सर्वर डाउन हो रहा है तो आपको मैनुअली एक डेटा सेंटर मॉनिटरिंग हुआ करते थे, जो देखते रहते थे कि सर्वर डाउन हो रहा है, मतलब इफिशियंसी कितनी डिक्रीज होना शुरू हुई है। फिर उनको मैनुअली मेन करना पड़ता था कि हमारा सर्वर डाउन हो रहा है, और फिर कुछ सेवा ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता था। अब हमारा पिछले रिसेंटली 2-3 सालों में आपने देखा होगा सर्वर डाउन हो गई, बहुत कम है। स्टिल है, बहुत कम हो गई ये सब। क्या कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं आप, देखिए देखते होंगे, तो इसके पीछे का रीजन क्या है कि इंटरनली या इंटीग्रेटेड है। सर्वर डाउन होते ही ऑटोमेटिकली जितने भी लॉट्स ऑफ कनेक्शन, जैसे आप सर्वर डाउन हुए तो क्या रीजन है, मल्टीपल होते हैं, जिसमें कुछ तो ये भी होते हैं कि सर्वर की एबिलिटी 100% को हैंडल करने के लिए अचानक से 500 लोग आ गए। यस, तो एकदम से वो ड्रा हो गए। तो अब क्या होता है हमारे इस केसेस में कि नंबर ऑफ एक्स्ट्रा जैसे ही मतलब रिक्वेस्ट आए, ऑटोमेटिकली उसे ड्रॉप करना शुरू कर दिया, मतलब आपको एक्सेस ही नहीं करने देगा। तो सर्वर डाउन होने की सिचुएशन ही नहीं है। लेट्स से हमारे पास 100 नंबर ऑफ पर्सन पहले से हैं, तो पहले इनके काम फ्री कर दें, फिर हम बाकी का रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि जिससे सर्वर डाउन होगा ही नहीं, क्योंकि सर्वर डाउन होने का बड़ा इंटरनली चलता है। क्या यहाँ तक हम सभी को क्लियर है? दीज आर द फील्ड जहाँ पे पाइथन है ब्रॉड लेवल पे यूज हो रहा है। तो इसमें से आपका भी कोई एक फील्ड होगा, जैसे AI जो है ना, दिस इज द एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, इनकी कॉम्बिनेशन को हम AI कहते हैं। तो आपका इन्हीं में से कोई, क्या आपका भी इसी में से कोई एक होगा ना, सभी का जितने भी हम बढ़ बैठे हैं सभी का इसी में से ये कोई होगा, ये सब। तो यही है हमारा पाइथन, दिस इज द
Now we need to move on. Installation of Python, how to install Python. क्या आप यदि हम आपसे पूछें कि व्हाट इज द पाइथन, तो क्या आप 2 3 4 5 मिनट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ना व्हाट इज द पाइथन, व्हाई यूज पाइथन कर सकते हैं, एंड वेयर वी कैन यूज पाइथन, क्या हम एक्सप्लेन कर सकते हैं नहीं कर सकते? अब थिंग इज दैट, देखो पाइथन को जब हम इंस्टॉल जाता है, एक तो होता है ग्लोबली, एक होता है लोकली। तो लोकल आप किसी ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे तो पाइथन इन फ्यूचर में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए पाइथन को ग्लोबली इंस्टॉल पूरे इंटायर हार्ड डिस्क पे। कैसे करते हैं देखिए, यहाँ पे सर्च करना है आपको पाइथन। 5 10 मिनट में स्टार्ट करता हूँ उनके, बस 5 मिनट ही रहे तो वेलकम टू। यहाँ पे सर्च है पाइथन डॉट ओ आर जी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। मतलब किसी भी वेबसाइट के पहले डॉट ओ आर जी डॉट कॉम डॉट इन का कोई मीनिंग होता है या सिंस मीनिंग होता है? डॉट ओ आर जी का क्या मीनिंग है? हमें तो लगता है ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए डॉट ओ आर जी, लेकिन डॉट कॉम अच्छा लग रहा है। क्या मीनिंग है बताओ? डॉट ओ आर जी का क्या मतलब है? डॉट ओ आर जी का क्या मतलब है? नहीं, डॉट ओ आर जी का मतलब होता है नॉन नॉन, मतलब इसमें ना तो पेमेंट ली जाएगी ना पेमेंट आपको दी जाएगी। तो लेट्स इससे कुछ चीजें आप यूज करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं लगेगा, कुछ कंट्रीब्यूशन करेंगे तो इससे पेमेंट आपसे नहीं दिया जाएगा। डॉट कॉम का मतलब हुआ कमर्शियल वेबसाइट, उसको प्रिंट करते हैं, वेबसाइट है। डॉट ए जी इंग्लैंड की वेबसाइट है, जेपीएन जैपनीज की वेबसाइट है ना, समझ में आया? तो ये सभी का डोमेन नेम होता है, इसे कहा था डीएनएस, यदि आप लोग पढ़े हो गए कंप्यूटर नेटवर्किंग में, डोमेन नेम सर्विस। इसमें पहले आईपी, यहाँ पे जो डब्ल्यू 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 ये दिख रहा है ना पाइथन डॉट ओ आर जी, पहले यहाँ पे लिखा हुआ रहता था 192.162.2.1, आईपी एड्रेस लिखा हुआ रहता था पहले। तो पहले बहुत ज्यादा एरर आता था, आपने देखा होगा पहले 404 नॉट फाउंड नॉट फाउंड, क्यों? क्योंकि सर्वर की स्पेशलाइज्ड चीज है कि जब तक सर्वर को प्रॉपर तरीके से रिक्वेस्ट जाएगा नहीं, एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, मतलब आपका रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्स करेगा ही नहीं। सर्वर तभी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा जब उसकी प्रॉपर पोर्ट नंबर पर रिक्वेस्ट जाए। तो हम एकदम से फिर से वही प्रॉब्लम आ रही है कि ह्यूमन याद नहीं रखता, ऐसे आईपी एड्रेस पे आप याद रख पाओगे? 192.168.2.2 याद रख पाओगे? पॉसिबल ही नहीं इतने सारे आईपी एड्रेस याद रखना। इसलिए पहले गूगल के अंदर भी ये प्रॉब्लम था, बहुत सारी चीजें अवेलेबल तो थी बट हम उसको यूज नहीं कर पाते थे। तो वहीं से कॉन्सेप्ट नया आया डीएनएस। अब पी लिख के भी इंटर कर दोगे ना, तो पी से जितने भी डोमेन नेम आते हैं, मतलब जितने भी सर्वर के नेम पी से स्टार्ट होते हैं डीएनएस जिनके, वो सारे की लिस्टिंग आ जाएगी। अब जैसे हमने इस पे हिट किया तो इस सर्वर पे रिक्वेस्ट चला गया, इस सर्वर पे रिक्वेस्ट जाते ही हमें वहां से रिस्पॉन्स, डाउनलोड सेक्शन में जाना है ना, इस डाउनलोड सेक्शन में यहाँ से देखिए पाइथन डाउनलोड करना है, यहाँ पे विंडोज वर्जन या आपके जो होगा आपके पास डाउनलोड 3.13.5 है, कौन सा पाइथन देखिए 3.5। और थोड़ा सा इसके बारे में हमें एक इम्पोर्टेंट चीज होता है, डॉक्यूमेंटेशन जरूर पढ़ लें। देखो ये है ना डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे क्लिक करें, ये आगे सबसे पहले 25 अक्टूबर 1996 को पाइथन डेवलप हुआ था, देखिए सबसे पहले जो पाइथन डेवलप हुआ था 1996 में डेवलप हुआ था, आप देख सकते हैं 1.4 देख रहे हो। और अभी कौन सा चल रहा है देखिए 13.5, ये कब अपडेट हुआ है? फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है, देखो ना लास्ट कब अपडेट हुई 3 जून को, देखो 8 अप्रैल, 4 फरवरी, ये 25 में इतनी बार अपडेट हो चुकी है। तो जब भी कोई नया अपडेट आए तो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं, इस पर क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं क्या नया ऐड हुआ है। समझ में आया? इससे क्या है ना कि पाइथन आपको एक 1.5 मंथ में कंप्लीट होता है, 1.5 मंथ में। तो 1.5 मंथ मैं तो फोन में नहीं बताऊंगा ना पाइथन में अपडेट हो गया, आप एक बार थोड़ा देख लेना। तो आपको यहाँ से देखना पड़ेगा बहुत सारी चीज। अच्छा एक चीज और, अपडेट होने का मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, लोग किसी और तरीके से चल जाएंगे, एक्चुअली नहीं। कुछ नई चीजें ऐड ऑन होती है या जो चीजें यूज नहीं होती उसको हटा दी जाती है। इससे पहले बहुत पहले डेटाबेस एरे करके हुआ करता था पाइथन में, जब पाइथन 2.9 था, जब मैं पाइथन लर्न किया था, तो उस टाइम पाइथन में एक डेटा टाइप हुआ करता था एक्स एरे, वो हटा दिया गया। अब एकदम से यदि कोई पहले का पाइथन पढ़ा हुआ पर्सन है और अभी यूज करना शुरू किया एरे, तो उसको लिखता रहेगा, उसको यूज ही नहीं एक्स एरे। पूरे एरे का कॉन्सेप्ट पाइथन ने एक लाइब्रेरी को दे दिया, हम पाइथन एक लाइब्रेरी पाइथन ने यूज करता था, उसमें एरे से रिलेटेड जितने भी काम थे उसके अंदर, मतलब आप पाइथन की डायरेक्टली यदि एरे यूज होता ही नहीं, मतलब एरे नाम की कोई चीज है ही नहीं पाइथन। रिसेट कब खत्म हो ये बहुत, मतलब आप समझे 22 में ही खत्म हो चुका है, 21 22 में ही यूज खत्म, 22 से।
ये प्रीवियस वर्जन 22 से numpy बताया तो पाइथन की लाइब्रेरी है numpy, उसमें सारा वर्क दे दिया, मतलब डायरेक्टली पाइथन के थ्रू आप एरर नहीं बना पाएंगे। पाइथन की एक लाइब्रेरी है numpy, उसके थ्रू सारी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि क्योंकि एक्चुअली ना डेटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ना पूरी की पूरी ये जो लैंग्वेजेस है ना, पूरी की पूरी जो डेवलप हुई है वो एआई पे। आप देख रहे हो सब फील्ड के लिए बना रखा है। इसलिए आप सुने होंगे पाइथन जब वर्सटाइल है, वर्सटाइलिटी का मतलब क्या होता है, हर फॉर्म में अलग अलग हर तरीके से, वर्सटाइलिटी यही मतलब होता है ना, और रिलायबल है, इफिशिएंट है, क्योंकि आप ये अपने ओन वर्ड्स में कोडिंग कर सकते हो, है ना। तो पाइथन अभी ओवरऑल यदि बात करें तो सभी लैंग्वेजेस को बीट कर रहा है। बट पाइथन को भी बीट करने के लिए एक लैंग्वेज डेवलप हो रहा है, आप जानते हो, गोलैंग। गूगल ने डेवलप कर रखा है गो लैंग्वेज, गूगल गोलैंग। तो पाइथन के बाद यदि नेक्स्ट कोई आएगा तो गोलैंग ही है जो ढूंढ पे आएगा। बट पाइथन इतनी जल्दी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पाइथन इतना ज्यादा अपना पैर, मतलब आप ये कह सकते हो, इतना ज्यादा पैर रखता है, इसको समझना गोलैंग भी इतना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि एआई को पूरी तरह से अपने ऊपर डिपेंड कर रखा है। एआई की यदि बात की जाए और पाइथन ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं। मतलब एआई को तो पूरी तरीके से अपने ऊपर डिपेंड करती है, कितनी सारे मॉड्यूल डेवलप्ड है कि मतलब जो एआई इंजीनियर है वो पूरी तरह से पाइथन पर डिपेंड है, पूरी तरीके से। क्या हम यहाँ तक समझ पा रहे हैं? यहाँ तक हमारा कोई कंसर्न नहीं। तो यहाँ से डाउनलोड कर लेना है एक बार सभी को। डाउनलोड करने के लिए नेक्स्ट 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 पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड होगा। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जब ये डाउनलोड होने का ऑप्शन आएगा, कुछ इस तरह से एक इंटरफेस ओपन होता है, ऐसे ऐसे, और यहाँ पे आएगा ऑप्शन कस्टमाइज इंस्टॉलेशन, फुल इंस्टॉलेशन। यहाँ पे दो चेक इन बटन होंगे, एक में होगा पाइथन डेस्कटॉप आइकन, एक होगा ऐड पाइथन टू वेरिएबल इन्वायरमेंट। तो इन दोनों को ना चेक इन जरूर कर लेना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट 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 पाइथन इंस्टॉल नहीं आया, एक क्वेश्चन यहाँ तक। तो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ पाइथन। मैंने कल की क्लास में आपको ये बताया था पाइथन में